हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आपके इस चैप्टर में फिजिक्स के इस टॉपिक में आप स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से करंट जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करती है तो किस तरह से उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उस कंडक्टर के आगे पीछे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके इसको एक्सप्लेन किया, किस तरह से उसने शो किया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस किस तरह से उसने विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल जस्टिफाई किया और एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद बायोट और सर्वेट ने किस तरह से उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी एट अ सर्टेन पॉइंट। अब हमारे पास बायोट सर्वेट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स लेंगे, डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर्स लेंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू दैट कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली एप्लीकेशन के साथ। देखते हैं कैसे मैथमेटिकल वेरिएशन आती है, कैसे डिपेंडेंस आती है और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी करती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड अदर सर्टेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेट्स स्टार्ट विद द mathematical expressions and the understanding of the variables and their dependence for magnetic field intensity with the help of Biot-Savart law applications. आज की एप्लीकेशन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं फॉर द Biot-Savart law वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसे समझने के लिए हम डायग्राम कंसीडर करते हैं। हमारे पास डायग्राम में यहाँ पे एक्स वाई जो है, x से y, ये जो आपको दिखाई दे रहा है that one is the conductor which is carrying current I की डायरेक्शन x to y है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P और P पॉइंट जो है यहां पे है, ये P पॉइंट है आपका, ये P पॉइंट है और P पॉइंट का यहां पे इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो a है। means PQ distance, that is a perpendicular distance and that is equal to A. Now consider कीजिए इस पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ DL जो लेंथ है आपकी यहां पे है, DL लेंथ लीजिए जो कि पॉइंट O पे ले रहे हैं और ये पॉइंट O जो है ये पॉइंट P से R वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट पे है और ये डिस्टेंस Q से L के डिस्प्लेसमेंट पे है। मींस योर वैल्यू OQ दैट इज इक्वल टू L, यहां पे L हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो वैल्यू है O से लेकर, ये O है आपका, ये O से P तक का डिस्टेंस जो है वो R वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से अब अप्लाई करेंगे बायोट का लॉ। बायोट का लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर एलिमेंट DL दैट इज DB और ये DB किसके बराबर होगा, दैट विल बी द कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 पाई द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। क्या है वो, I है, स्मॉल एलिमेंट कौन है, DL है, उसका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल थीटा। ध्यान रहे थीटा जो है वो एंगल है R वेक्टर के बीच में और DL वेक्टर के बीच में अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैट एलिमेंट एंड दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एलिमेंट कहां है, ये है भाई DL और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है, पॉइंट P है जो आपका। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, इसका मैग्नीट्यूड कितना है R, तो उसका स्क्वायर हो गया। अब हमें कुछ और इंटरफेरेंसेस चाहिए, कुछ इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि आपका एंगल OPQ दैट इज फाई, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम फाई से। अब देखिए एंगल फाई
एंगल थीटा, और यहां पे थर्ड जो आपका एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ए लिया था। इन राइट ट्राइंगल, कौन सी आपकी राइट ट्राइंगल है? ओ क्यू पी, क्योंकि परपेंडिकुलर कहां बन रहा है? क्यू के ऊपर बन रहा है। तो यहां पे थीटा प्लस फाई, आपका जो एंगल थीटा प्लस फाई जो है दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि थीटा प्लस फाई प्लस 90, इन सब का सम कितना है? 180। तो हमारे पास थीटा और फाई का सम कितना हो गया? 90 हो गया। जब हम थीटा यहां से निकालेंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई। तो अब जो आपके पास डीबी है वहां पे जो थीटा है, वी कैन रिप्लेस दैट थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस फाई। ठीक है, अब क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम फाई वाला एंगल ले लेते हैं तो हम इस पूरे के पूरे एक्स वाई को विद द हेल्प ऑफ एंगल फाई, हम एक्स से लेकर वाई तक किसी भी पॉइंट पे अगर हम डीएल की वैल्यू लेंगे, वो डीएल कंपोनेंट लेंगे, तो उसका इंपैक्ट जो है वो पी पॉइंट पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई किसके बराबर हो जाएगा भाई? हो जाएगा कॉस फाई के बराबर। ठीक है भाई, अब कॉस फाई लेते हैं। कॉस फाई एंगल है किसका? ओ क्यू पी का। तो कॉस फाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है भाई आपका? अगर आप इस ट्राइंगल ओ क्यू पी में फाई को लेते हैं बेस एंगल, तो बेस बन जाता है ए मतलब पी क्यू। तो ए आ गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है भाई? आपका हाइपोटेन्यूज है ओपी मतलब आर। तो कॉस फाई किसके बराबर हो गया? ए अपॉन आर। तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए अपॉन कॉस फाई। तो हमने एक वेरिएबल आर जो है रिड्यूस कर दिया इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट ए, क्योंकि ए वाला जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आर की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये हो गई आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? अब यहां पे लिख लेते हैं हम। तो साइन थीटा जो है वो कॉस फाई के बराबर हो गया। आर जो है आपका ए अपॉन कॉस फाई है, तो ए अपॉन कॉस फाई को मैं लिख सकता हूं ए सीकेंट फाई। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप एक और टर्म निकाल सकते हैं, टैन फाई। टैन फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है आपका? परपेंडिकुलर है आपका ओ क्यू। ओ क्यू परपेंडिकुलर है। ओ क्यू किसके बराबर है? ओ क्यू बराबर है भाई एल के। तो एल अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन है? ए। तो ए आ गया। तो यहां से हमें क्या निकल रहा है? मैं टैन फाई नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं एल। तो एल की वैल्यू आ गई ए टैन फाई। तो एल आ गया मेरे पास ए टैन फाई। भाई ये सारी वैल्यूज जो हैं ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पे? हमारा जो एक्सप्रेशन डीबी का निकला है। अब एल की वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे एल मिल गया है तो यहां से मुझे डीएल मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। डीएल किसके बराबर हो जाएगा? ए। डिफरेंशिएट करेंगे टैन फाई को तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। तो ये आपकी टर्म है। सारे वैल्यूज जो है आप इस टर्म में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये वाली जो आपकी टर्म है डीबी म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर डीबी जो है आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई टर्म बाय टर्म। म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया कांस्टेंट, आई आपकी कांस्टेंट रहेगी। डीएल, डीएल की जगह ये वैल्यू डालिए, ये आपकी वैल्यू आ गई डीएल की जगह। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये आई आपके पास आ गया यहां पे इनटू डीएल। डीएल आ जाएगा ए सीकेंट स्क्वायर, ये सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये आ गया डीएल की वैल्यू भाई इनटू साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कॉस फाई आ जाएगा।
अपॉन आर का स्क्वायर, दिस वन इज योर आर, आर का स्क्वायर है मींस ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर 5। ये आपके पास टर्म्स बन गई। इन्हें सॉल्व कीजिए तो डी बी वुड बिकम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। यहां ध्यान से देखिएगा, ए सीकेंड स्क्वायर, ए ऊपर है और नीचे है ए का स्क्वायर, तो मेरे पास एक ही ए डिनोमिनेटर में बच जाएगा। ऊपर है सीकेंड स्क्वायर 5, नीचे भी है सीकेंड स्क्वायर 5, वी गॉट इट आउट। हमारे पास बच गया cos 5 ऊपर और साथ में बच गया d5। तो ये था आपका db की वैल्यू। तो db अब जो है आपके पास वो लास्ट उसकी आइडेंटिफायर टर्म क्या बन गई, वो बच गई आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू cos 5 d5। ये भाई आपकी बन गई है db की वैल्यू। डन। अब यहां पे मुझे चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, पूरे के पूरे कंडक्टर के कारण। तो मैं क्या करता हूं, इस डीएल को मूव करता हूं एक्स से लेकर वाई तक। उसके लिए मेरा फाई चेंज होगा। कहां से चेंज होगा, फाई चेंज होगा फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। अब मेरा फाई 1 जो है वो एक डायरेक्शन में है और फाई 2 जो है मेरा एक डायरेक्शन में है, तो मेरी लिमिट्स बन जाएंगी। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरा बन जाएगा डीबी का इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे भाई, फाई 1 मेरा है यहां नेगेटिव टू फाई 2, यहां माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। माइनस कैसे आ रहा है भाई, ओरिएंटेशन देखिए अपने एंगल्स की विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम। तो अंदर बच गया cos 5 इंटू d5। ध्यान रहे आपका जो ये फाई है, ये फाई नीचे वाला एंगल है, ये वाला एंगल है आपका भाई यहां पे, ये पूरा एंगल फाई 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां से जो ऊपर वाला एंगल है, इस ए से लेकर ए से ऊपर चले जाएंगे तो फाई 2 मिलेगा और ए से नीचे आ जाएंगे तो फाई 1 मिलेगा। इस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस और माइनस साइन की हेल्प से। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, डीबी को इंटीग्रेट किया तो क्या बन गया, तुम्हें बी मिल गया। आपके पास अंदर क्या बच गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब इंटीग्रेट कीजिए cos 5 को, cos 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 5 होती है। जब sin 5 है तो अब इसे आपने लगानी है लिमिट्स माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। अब आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए है। इंटीग्रल जब आप लगाएंगे साइन ऑफ अपर लिमिट फाई 2 माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट माइनस फाई 1, भाई आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इसका, इट वुड बिकम माइनस बाहर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं सिंपली बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड को लिखने वाला हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां तक समझ आ गया बच्चे। सो ये इक्वेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रही है ड्यू टू फाइनाइट वायर इन टर्म्स ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सर्टेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, जो हमने P पॉइंट लिया है। अब अगर आपकी वायर इनफाइनाइट है, क्या है, वायर इनफाइनाइट है, एक्स वाई जो है आपकी वो एक इनफाइनाइट वायर है, वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरे पास फाई 1 और फाई 2 इक्वल हो और कितने हो, 90 डिग्री के बराबर हो, दोनों 90 हो। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और साइन 90 यहां आएगा, साइन 90 यहां आएगा। साइन 90 1 होता है भाई, तो हमारे पास हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सो वी गॉट ओनली अ वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो आपके पास इनफाइनाइट के केस के लिए आपके पास वैल्यू बन गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो बात समझ आ गई आपको। सो ये आपका क्वेश्चन था। अब अगर आपको पूछा जाता है कि भाई इस केस में डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड की एक्सप्रेशन तो मुझे ये मिल गई, टॉप पे मेरे पास एक्सप्रेशन है इस समय स्क्रीन पे। अब लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि भाई डायरेक्शन क्या होगी,
डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत ही आसान है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली यूज कर सकते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल को या मैक्सवेल के क्रॉस टू रूल को। तो जिस तरह अगर आपको मैं रिप्रेजेंट करवा देता हूं, अगर आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसके आगे पीछे, इस कंडक्टर के आगे पीछे कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। भाई इसके आगे पीछे क्या होंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? वो इस तरह से होगा कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ये, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। किसकी तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? राइट हैंड थंब रूल। तो ये समझ आ गया आपको? चलिए इसको फिर से देखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए, ये अगर आपके पास ये जो पेन आपको दिखाई दिया जा रहा है, इसकी जो टिप है, अगर आपको ये टिप जो है ये आपके डायरेक्शन दे रही है करंट की। किसकी डायरेक्शन दे रही है? करंट की डायरेक्शन दे रही है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल आपने समझना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आपने इस कंडक्टर को इस तरह से रैप करना है जिस तरह से मैंने पेन को पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? पेन को पकड़ा हुआ है। मींस इस तरह से पकड़ना है कि आपकी जो कर्ल है, जो आपकी मुट्ठी है, उसमें आपका रैप हो जाए। ये देखिए रैप हो गया आपका कंडक्टर। और अब जो मेरा थंब है, वो थंब जो है इस तरह से होना चाहिए कि वो डायरेक्शन बता रहा है। ये देखिए थंब दिखाई दे रहा है आपको? ये थंब जो है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में निब है मेरे पेन की। तो निब जो है वो आपको बता रही है डायरेक्शन किसकी? आपकी करंट की। तो ध्यान से देखिए, अब करंट ये है, कौन है? मेरा थंब करंट की डायरेक्शन है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मुट्ठी, ये जो मुट्ठी दिखाई दे रही है, इस मुट्ठी में ये जो मेरी उंगलियां हैं, इन उंगलियों का जो रैप आपको दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्शन होगा किसका? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन दे रहा है? करंट की डायरेक्शन दे रहा है। और ये जो कर्ल है ये इस तरह से होगा, इस तरह से आपका बनेगा यहां पे कर्ल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह घूमेंगी इस कंडक्टर के आगे पीछे। क्योंकि मैं जब इसे पकड़ता हूं तो ये वाला रैप इस तरह से बनता है ये। अब चलिए इसको उल्टा कर लेते हैं। ये हो गई मेरी करंट की डायरेक्शन। अब करंट कंडक्टर की नीचे आ रही है। अब देखिए, अब मेरा रैप उल्टा हो गया। अब मेरी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह से रिवर्स हो गई है। तो ये समझ आ गया आपको? तो इस तरह से ये आपका राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्स है, तो उनका किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आपकी एक एप्लीकेशन थी बायोट-सैवर्ट लॉ की। हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ और एप्लीकेशंस डिसाइड करेंगे और समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे है विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कीजिए डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप के साथ फिजिक्स। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं www.drdpphysics.com। मेरी ईमेल आपके सामने है, स्क्रीन पे है, चेक कर लीजिए। कोई भी टॉपिक अगर उसमें आपको डाउट है, किसी भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।